हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मैथ के सॉल्यूशन के सीरीज़ में साथ में हम बेसिक से पढ़ाते हैं, हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताते हैं, जो कि अभी तक हम 8, 9, 10 के मैथ्स के बेसिक सॉल्यूशन सारी चीज़ों को बता चुके हैं। लेकिन आज हम एक नया सीरीज़ लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, 11th के मैथ्स के बेसिक्स को पढ़ने वाले हैं। कुल मिलाकर के बात ये है कि अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं या फिर 10th से 11th में जाने वाले हैं, तो आप एक बात जान जाइए कि 10th में हम लोगों को थोड़ा कम चीज़ें पढ़नी थी, आसान चीज़ें पढ़नी थी, लेकिन 11th जो है वो समुंदर है, गहराई से हम लोगों को हर एक चीज़ों को पढ़ना है। तो 11th में जो भी चैप्टर होगा उसका हम 1 से 2 वीडियो देंगे, हर एक चैप्टर का 1 वीडियो 2 वीडियो या फिर 1 वीडियो या फिर 2 वीडियो, बस उतना में ही आप अगर उसको ध्यान से देख लेते हैं वीडियो, तो उसके बाद आपको उस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होगा, हर एक चीज़ आप उसका कर पाइएगा। जैसे आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है 11th मैथ का। इससे पहले हम 10th के विद्यार्थियों के लिए 10th का बहुत सारा लेक्चर पढ़ा हुआ है, मैथ का पूरा सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव सीरीज, फिजिक्स का सब कुछ पढ़ा हुआ है। 8 के लिए भी सारा पढ़ा हुआ है, 9th के लिए भी सारा पढ़ा हुआ है, लेकिन ये हमारा आज से स्टार्ट हुआ 11th। ये हमारा आज से स्टार्ट हुआ 11th मैथ। 11th मैथ के हर एक चैप्टर का हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 11th मैथ का जो चैप्टर 1 है, जिसका नाम है सेट्स समुच्चय, जो कि अगर रियल लाइफ में आप देखें तो समुच्चय बहुत आसान सी चीज़ें हैं। ग्रुप कोई भी चीज़ का ग्रुप, लेकिन कैसा ग्रुप होना चाहिए उस चीज़ को हम समझेंगे, सेट्स समुच्चय। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो के बाद सेट्स में कितने तरह के सेट्स होते हैं, रोस्टर क्या है और क्या है, फलना क्या है, मतलब जो भी हो, एक भी चीज़ आपका छूटेगा नहीं। कुल मिलाकर के हम यही कहेंगे, आपका कम समय लेंगे और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो अगर आप 10th के विद्यार्थी हैं और 11th में जाने वाले हैं, या फिर आप 11th के स्टूडेंट हैं और सेट्स यानी समुच्चय कॉन्सेप्ट के बेसिस पे या फिर सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपका कमजोर है, नहीं जानते हैं आप कोई चीज़ों को, तो शांति से बैठ करके 1 घंटा आप देख लीजिए वीडियो को। उसके बाद आपको सेट्स में कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इस चीज़ के कि सेट्स के समुच्चय के पिता कौन है, फादर ऑफ सेट्स, हु इज द फादर ऑफ सेट्स, किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ सेट्स जो है जॉर्ज कैंटोर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, फादर ऑफ सेट्स जो है जॉर्ज कैंटोर को कहा जाता है, जो कि जॉर्ज कैंटोर का आप फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। यही है फादर ऑफ सेट्स, समुच्चय के पिता। समुच्चय होता क्या है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुन करके हो सकता है आपको कुछ समझ में आए, नहीं समझ में आए धैर्य रखिए, एक एक एग्जांपल बताएंगे, सब समझ में आएगा। समुच्चय हम लोग उसको कहेंगे, जैसे कि समुच्चय का मतलब हम फिलहाल आपको बताएं कि ग्रुप, कोई भी चीज़ का ग्रुप, लेकिन ग्रुप तो होना चाहिए, लेकिन वेल डिफाइंड ग्रुप होना चाहिए। ए वेल डिफाइंड ग्रुप इज कॉल्ड सेट्स। जो जिस समुच्चय मतलब एक परिभाषा, जो एक परिभाषा को क्रिएट करता हो, जो सुपरिभाषित हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, मोटा मोटी बात। लेकिन वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो इस एग्जांपल से आप समझ जाइए। जैसे कि अगर हम अभी आप बोले कि 5 सबसे अच्छा अभिनेता बताइए, समुच्चय यानी कि कोई चीज़ का ग्रुप। सबसे पहले तो ये बात समझ में आया आपको कि समुच्चय यानी कोई चीज़ का ग्रुप। अब वो कैसा ग्रुप होगा, क्या होगा, वो हम अभी आगे बताएंगे, लेकिन कम से कम आपको ये बात की पुष्टि हुई, कम से कम आपको ये बात कंफर्म हुआ कि सेट्स यानी कि समुच्चय मतलब कि ग्रुप। कैसा ग्रुप हम आगे बताएंगे। स्टूडेंट को दिक्कत यही होता है कि डायरेक्ट एक ही बार क्या कोशिश करता है कि सब एक ही बार निगल जाए, तो निगल नहीं ना पाइएगा, धीरे धीरे खाइएगा, मजा आएगा। ग्रुप, लेकिन ग्रुप भी कैसा होना चाहिए जो हम आगे बताएंगे, लेकिन आप सेट्स समुच्चय का मतलब सिंपल समझिए, ग्रुप। हाँ, जैसे कि बहुत सारा लड़का का ग्रुप, बहुत सारा लड़की का ग्रुप, कैसा होगा वो आगे बताएंगे। लेकिन अभी ऐसा एक दिमाग में पैराग्राफ आप छाप लीजिए, कॉपी में भी पैराग्राफ छापते चलिएगा, कॉपी पेन जरूर साथ में रखना है, रफ टाइप का नोट्स जरूर बनाते चलना है, हर एक टॉपिक को जरूर लिखते चलना है, और साथ में दिमाग में आया लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो। रूल यही है, रूल जब तक फॉलो नहीं कीजिएगा नहीं होगा। तो अगर हम पूछेंगे आप लोगों से कि 5 सबसे अच्छा अभिनेता कौन है, मतलब 5 सबसे अच्छा हीरो कौन है, तो एक बात बताइए, हीरो की बात जब हम कर रहे हैं और 5 सबसे अच्छे हीरो की बात कर रहे हैं, तो मेरे लिए हो सकता है कि रणबीर कपूर रहे, मेरे लिए हो सकता है अक्षय कुमार रहे, मेरे लिए हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, रणबीर कपूर एक है,
एक है रणवीर सिंह है, एक है अक्षय कुमार है, एक है गोविंदा है। तो मतलब कि ये मेरे लिए ये है, मेरे लिए ये है अच्छे अभिनेता, लेकिन आपके लिए कोई और हो सकते हैं। अभी तो इन्फ्लुएंसर का ज़माना आ गया, इन्फ्लुएंसर कहलाता है जो एक्टर है, वो क्या कहलाता है, इन्फ्लुएंसर। मतलब वो तरह तरह के वीडियो बनाता है, तो वो आपके कोई भी हो सकते हैं, चाहे टीचर भी इन्फ्लुएंसर होता है, चाहे शॉर्ट्स बनाने वाला भी, तो वो आप अपने कैटेगरी के अनुसार। तो अब बात ये बस ध्यान में रखिए कि क्या 5 सबसे अच्छा अभिनेता जब हम बोलेंगे तो क्या सभी का आंसर समान आएगा? नहीं, सभी का आंसर समान नहीं आएगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। लेकिन अगर हम कहेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वर्ण वॉवेल, अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल, अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल की बात करेंगे, तो एक बात बताइए, वॉवेल तो फिक्स है ना जी, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू वॉवेल। हम पूछेंगे आपसे कि वॉवेल बताइए कौन सा है, बताइएगा ए ई आई ओ यू। आप पूछिएगा हमसे कि वॉवेल कौन सा है, तो हम भी बताएंगे ए ई आई ओ यू। आप किसी और से पूछिएगा तो वही बताएगा वॉवेल की ए आई ओ यू। अब बताइए, ये जो ए ई आई ओ यू है, ए ई आई कॉमा है बीच में, ठीक है, ओ यू है, क्या ये ए ई आई ओ यू सभी के लिए सेम आंसर होगा या अलग अलग होगा? तो आपका जवाब आएगा कि सभी के लिए ये आंसर समान होगा। यहीं से आपके दिमाग में ये बात जानी चाहिए कि हम लोग ग्रुप तो कहेंगे, लेकिन ऐसा ग्रुप जो सुपरिभाषित हो, ऐसे हम लोग बोले थे वर्ड में, लेकिन अब ऐसे भी याद रखना कि ऐसा ग्रुप जिसके लिए, जो सबके लिए वो ग्रुप सेम हो, सबके लिए वो ग्रुप सेम हो। अगर हम वॉवेल पूछेंगे तो सबके लिए वॉवेल सेम होगा कि नहीं, ए आई ओ यू, ए आई ओ यू सबके लिए सेम होगा। अंग्रेजी में, अंग्रेजी की वॉवेल, हिंदी की नहीं, तो सबके लिए सेम होगा। अब वैसा ही अगर 5 अच्छे अभिनेता की बात करेंगे तो क्या वो सबके लिए सेम होगा? किसी के लिए रणबीर कपूर होगा, किसी के लिए रणवीर सिंह होगा, किसी के लिए अक्षय कुमार होगा, किसी के लिए गोविंदा, तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा सभी के लिए। तो इसको 2 तरीके से याद रख सकते हैं। या तो आपको ये बात फील आ जाए कि वैसा ग्रुप जो सुपरिभाषित रहेगा, वेल डिफाइंड रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे सेट्स। अगर ये बात फील नहीं आ रहा है तो ये बात जरूर आपको फील आएगा कि दुनिया में 2 तरह का क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसका आंसर बहुत सारा हो सकता है, कुछ भी, सब आदमी के अनुसार आंसर बदलेगा, वो आदमी के लिए वो है, वो आदमी के लिए वो है। एक क्वेश्चन ऐसा जिसके लिए आंसर फिक्स है ना। अभी 2 ही एग्जाम्पल में तो फिक्स हो गया हम लोगों को ना, कि ये क्वेश्चन ऐसा है, पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसके लिए सभी के पास आंसर अलग अलग होगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन ऐसा है जिसके लिए सभी का आंसर सेम होगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जिसका सभी के लिए आंसर सेम होगा उसको हम लोग कहेंगे क्या, सेट्स, समुच्चय, यानी ये हमारा होगा समुच्चय, सेट्स। समझ में आया? ये हमारा होगा सेट्स, समुच्चय। वॉवेल का सेट सही है, किसका है वॉवेल, मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर्ण वर्ण जिसको हम लोग कहते हैं, अंग्रेजी में वॉवेल कहते हैं, उसका सेट है। तो यानी कि ये दोनों में अगर हम पूछेंगे कौन समुच्चय है कौन नहीं है, तो आप बताइएगा फटाक से कि पहला जो है समुच्चय नहीं है और दूसरा जो है समुच्चय है। अब अगर पूछेंगे 10 से कम विषम संख्या, तो 10 से कम विषम संख्या कौन कौन सा है? 9 है, और कौन है? 7 है, और कौन है? 5 है, और कौन है? 3 है। क्या इसके अलावा कोई और भी 10 से कम विषम संख्या है? आप हमसे पूछिएगा कि 10 से कम विषम संख्या कौन कौन सा है, तो हम भी यही बताएंगे। हम आपसे पूछेंगे कि 10 से कम विषम संख्या कौन कौन है, तो आप भी यही बताइएगा। किसी से भी पूछिए, यही ना बताएगा। क्या वो अलग से कोई और अक्षर इसमें ऐड कर देगा? नहीं ना। यानी कि इससे ये पता चलता है कि ये भी जो है हमारा समुच्चय है। इस तरह से याद रखिएगा, अगर आपको सुपरिभाषित संग्रह का मतलब नहीं समझ में आता है तब, और अगर आप इस बात को फील कर पा रहे होंगे कि सुपरिभाषित संग्रह मतलब क्या है, तो फिर आपको इसे याद रखने का कोई जरूरत ही नहीं है। यानी कि तीनों में पहला समुच्चय नहीं था, दूसरा समुच्चय है, तीसरा भी समुच्चय है। चौथा है दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर। अब देखिए, दुनिया के सबसे 3 प्यारे जानवर में हो सकता है आपको कुत्ता पसंद हो सकता है आपको बिल्ली पसंद हो सकता है किसी को खरगोश पसंद हो। क्या ये सेम रहेगा सभी के लिए? मेरे लिए 3 प्यारे जानवर अगर हम मान ले, सबसे पहला अगर हम मान ले एक गाय, दूसरा अगर हम मान ले कुत्ता, तीसरा अगर हम मान ले बिल्ली, ये है। अब बताइए, ये तो मेरे लिए था, लेकिन ऐसा कंफर्म संभव तो नहीं है कि आपके लिए भी यही हो सकता है आपको खरगोश पसंद हो, आपको कुछ और भी पसंद हो। हाँ, तो ये क्या एक सुपरिभाषित संग्रह बन पाएगा? वेल डिफाइंड ग्रुप बन पाएगा? हाँ, नहीं ना बन पाएगा। तो जैसा ही वेल डिफाइंड ग्रुप नहीं बन पाएगा, सुपरिभाषित संग्रह नहीं बन पाएगा, तो वो सेट्स नहीं होगा, यानी ये भी सेट नहीं होगा। चौथा भी सेट। दुनिया के 3 सबसे प्यारे नेता। अब बताइए, अभी बिहार में इलेक्शन था,
कि किसी को बीजेपी जितवाना था, किसी को कांग्रेस जितवाना था, मतलब कहने का मतलब है अगर अलग अलग पार्टियों से देखें ऐसे तो किसी को एनडीए जितवाना था, किसी को महागठबंधन जितवाना था, दो ही ग्रुप में बटा हुआ था। लेकिन उसमें भी बहुत सारा पार्टियां हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सभी के लिए तीन प्यारे नेता सेम हो? नहीं, किसी को मोदी पसंद है, किसी को तेजस्वी पसंद है, किसी को राहुल गांधी पसंद है, क्या सभी का चॉइस जो है सेम है? नहीं, सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है। तो अगर हम कहें कि आप हमसे पूछिएगा कि आपको तीन प्यारे नेता कौन पसंद है, तो हम हो सकता है बोल दें कि राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, हम ये बोल देंगे। हाँ, और हो सकता है आपको ये नहीं पसंद हो, कई बार कांग्रेस बीजेपी आप मिला दी है, ले हमको तो खाली कांग्रेस से पसंद है, या फिर हो सकता है आपको तो सिर्फ बीजेपी पसंद है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दुनिया के तीन सबसे प्यारे नेता सभी के लिए सेम हो? नहीं, ये भी समुच्चय नहीं होगा, ये भी समुच्चय नहीं होगा। अब है कि समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 16 का हल, ये है हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसका जब हम लोग हल निकालेंगे, जो कि 10th में आप पढ़ के आए होंगे, तो इसका हल क्या निकलेगा? एक्स बराबर रूट अंडर 16 यानी कि प्लस माइनस 4। अब एक बात बताओ कि इसका हल जो है प्लस माइनस 4 आया है, प्लस 4 और माइनस 4, इसका हल ये आया है। हाँ, तो इसका हल ये आया है, तो क्या मेरे लिए इसका हल -4 प्लस 4 है और आपके लिए इसका हल 6 और 9 हो जाएगा? आपके लिए इसका हल 10 और 11 हो जाएगा? नहीं, आपके लिए भी तो इसका हल यही ना रहेगा। यानी ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा समुच्चय है, सेट्स है। सिंपली दो वे में हम लोगों को ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन से दूर हटना है और सिंपली याद रखना है कि अगर कोई समुच्चय जो वेल डिफाइंड हो, सुपरिभाषित हो, अगर ये फील कर पा रहे हैं उसको हम लोग सेट्स कहेंगे। और ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे याद रखना है कि वे ग्रुप जो आपके लिए भी वही हो और मेरे लिए भी वही हो, उसको हम लोग कहेंगे क्या? सेट्स। अगर इतना बात क्लियर हो गया तो एक बार फटाक से हम बता देते हैं कि 5 सबसे अच्छे अभिनेता के सेट्स हैं, नहीं हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरवंश सेट्स हैं, बिल्कुल हैं। 10 से कम विषम संख्याएं सेट्स हैं, बिल्कुल हैं। दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर के सेट्स हैं, बिल्कुल नहीं है। दुनिया के 3 सबसे प्यारे नेता हैं, सेट्स नहीं हैं। समीकरण इतना के हल जो है वो सेट्स हैं, बिल्कुल है। क्या आपको ये समझ में आया? अगर समझ में आया होगा तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि हम सेट्स को जब भी लिख रहे थे तो इस तरह से मंझली कोष्ठ में बंद कर रहे थे। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे थे, अगर ए ई आई ओ यू, ये जो है वॉवेल, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वर्ण, वॉवेल का सेट है। किसका सेट है? वॉवेल का। तो इसको जब भी सेट्स को लिखा जाता है तो ये मंझली कोष्ठ में बड़ा करके बंद करके लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? मंझली कोष्ठ में। जो कि मंझली कोष्ठ देने का सबका तरीका अलग अलग हो सकता है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। ये मंझली कोष्ठ में बंद। कोष्ठ 3 तरह का होता है ना, बड़ा, मंझिल, छोटा। बड़ा ये वाला होता है, इसको हम लोग बड़ा कोष्ठ कहते हैं ना, बड़ा कोष्ठ। हाँ, जब हम लोग इस तरह से कर देते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? छोटा, छोटकी कोष्ठ बोलते हैं ना, छोटा कोष्ठ। उसके बाद जब हम इस तरह से घुमाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मंझली, मंझली कोष्ठ बोलते हैं। यानी सिंपल वे में आपको याद रखना है ये बातें जो हम बता रहे हैं कि मंझली कोष्ठ में समुच्चय को हम लोग बंद करके लिखेंगे। किस में लिखेंगे? मंझली कोष्ठ में लिखेंगे। क्या आपको ये समझ में आया कि कब कोई समुच्चय, कोई जो हम जैसे फर्स्ट बार तो आपको बताया ना कि ग्रुप याद रखिए, तो कैसा ग्रुप होना चाहिए ये समझ में आया कि वेल डिफाइंड ग्रुप होना चाहिए, ऐसा ग्रुप होना चाहिए वो ग्रुप सभी के लिए सेम हो। उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग सेट्स यानी समुच्चय कहेंगे, अन्यथा सेट्स या समुच्चय नहीं कहेंगे। समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो हम बढ़ते हैं आगे और आपको इसका जवाब देना है। आपको इसका जवाब देना है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। कौन जो है समुच्चय है, आप सिंपल से इसका रीजन दे करके बताइए। पहला कह रहा है, फटाफट आप लोग ट्राई कीजिएगा। और अभी हम भूखे हैं इतना, आप लोगों को समझाने की कोशिश किए हैं और सच में आप समझ पाए हो तो इसका आंसर आप फटाक से दे दीजिएगा तीनों का, और नहीं समझ पाए होंगे तो नहीं दे पाइएगा। कराए जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। हमारे पास कितना मंथ है? 12 मंथ। 12 मंथ में कौन कौन सा ऐसा मंथ है जो जे से स्टार्ट होता है? तो ये तो कौन कौन सा, इसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा ऐसा दिखेगा, हम ऊपर में करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो कौन कौन सा ऐसा? तो ये है हमारा जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई। जनवरी, जून, जुलाई। क्या इसके अलावा कोई भी ऐसा मंथ है जो जे से स्टार्ट होता हो? नहीं। अब बताइए, जनवरी,
जून जुलाई को हम मंथली कोष्ठ में बंद कर दिए। अब बताइए क्या ये सेट्स है, समुच्चय है? हाँ, क्या मेरे लिए जे से स्टार्ट होने वाला 3 महीना जनवरी जून जुलाई है, और आपके लिए जे से स्टार्ट होने वाला 3 महीना कोई और होगा या यही होगा? जो आप बताइए, आपके लिए जे से स्टार्ट होने वाला 3 महीना जनवरी जून जुलाई ही होगा या कोई और होगा? ये आप हमको बताइए। तो आप भी कहिएगा नहीं, बिल्कुल यही होगा। यही होगा या नहीं? जनवरी जून जुलाई होगा ही है, यही। आपके लिए भी मेरे लिए भी ये समुच्चय होगा कि नहीं? बिल्कुल वेल डिफाइंड है, इसमें कोई ये हमारा सेट्स होगा, ये सेट्स है, समुच्चय है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए यहाँ आप अगर इसको फील कर पाइएगा तो तुरंत कहिएगा नहीं। भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह अगर बात बोले तो सबसे प्रतिभाशाली लेखक तो हमारे लिए कुछ और ही हो सकता है, आपके लिए कुछ और ही हो सकता है। तो आप यहाँ से आप फटाक से कहिएगा कि आपके लिए भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह, लेखक कोई और हो सकते हैं, हमारे लिए भी कोई और हो सकते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज आपके लिए कोई और हो सकते हैं, हमारे लिए कोई और हो सकते हैं। ये एक वेल डिफाइंड ग्रुप नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों सेट्स नहीं होगा, और ये पहला जो हमारा सेट्स होगा या नहीं होगा? बताइए, फटाक से बताइए। बिल्कुल होगा। उसके बाद है हमारा अगला। अब जो हम लोग सेट्स पढ़े हैं, सबसे पहले सेट्स लिखने के लिए सिंपल आपको इतना तो ध्यान में रह जाएगा कि सेट्स को हम लोग मंथली कोष्ठ में बंद करके लिखेंगे। हाँ, जैसे कि हम बोले अगर आपको कि 10 से छोटी सम संख्या का संग्रह, क्या ये सेट्स होगा या नहीं होगा? आप बताइए फटाक से। तो 10 से छोटी सम संख्या कौन कौन है? 8 है, और कौन है? 6 है, और कौन है? 4 है। यही है ना जी, 8 6 4 2, इसके अलावा कोई है? नहीं है। 2 4 6 8, यही ना है सिर्फ सम संख्या? बिल्कुल यही है। इसको हम लोग मंथली कोष्ठ में बंद कर दिए, बीच में कॉमा जरूर लगाएंगे, और सिर्फ 2-3 बातें आपको याद रखना है कि समुच्चय, सबसे पहले तो ये समुच्चय है, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि 10 से छोटी सम संख्या आपके लिए भी वही है, हमारे लिए भी वही है, ये तो समुच्चय होगा। ठीक है, कौन कौन है? 8 6 4 2। अब रूल समझिए, सेट्स का रूल, 1-2 रूल अभी बताएंगे, बाकी रूल फिर आगे बढ़ते बढ़ते बताएंगे। पहला रूल ये है कि कॉमा लगा करके लिखेंगे और मंझली कोष्ठ के अंदर लिखेंगे। सेट्स को हम लोग कॉमा लगा करके लिखेंगे और मंझली कोष्ठ के अंदर लिखेंगे। सेट्स को हम लोग कॉमा लगा करके लिखेंगे और मंझली कोष्ठ के अंदर लिखेंगे। क्या बोले? कॉमा लगा करके लिखेंगे और मंझली कोष्ठ के अंदर लिखेंगे। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल ये है, दूसरा बात ध्यान देने योग्य ये है कि अगर ये सेट्स है तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे सेट का अवयव, सेट का अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे? सेट का अवयव। इसको हम लोग कहेंगे सेट का अवयव। क्या कहेंगे? जो उसमें एलिमेंट रहेगा, जो उसमें अवयव रहेगा, इसको हम लोग सेट का अवयव कहेंगे ना, सेट का अवयव। अब जो है सेट के अवयव को कोई भी नंबर को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये इसमें हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं 8 6 फिर से 8 4 2, फिर से 8 था 8 हम फिर से नहीं लिख सकते। ठीक है, कोई भी अवयव को, कोई भी एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। ये छोटा सा 1-2 रूल पहले अभी आराम से याद रखते चलिए, फिर पूरा सेट आपको समझ में आ जाएगा। क्या कहें? हम बोले कि सेट के जो भी अवयव है उसको मंझली कोष्ठ के अंदर लिखेंगे, कॉमा लगा करके लिखेंगे, और जो हमारा अवयव होगा, कोई भी अवयव, उसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। जैसे हम बोले थे कि जे से स्टार्ट होने वाला मंथ, तो जनवरी जून जुलाई है ना, जनवरी जून जुलाई, उसको उसमें हम लोग किसी भी को रिपीट नहीं कर सकते हैं। सेट्स को अब हम लोग लिखते कैसे हैं? सिंपल वे में, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिंपल वे में आपको याद रखना है कि सेट्स को हम लोग 2 विधि से लिखते हैं। जैसे ये जो हम अभी लिख रहे थे यहाँ पे ना, एक ऐसे करके लिखे हैं, एक और विधि से लिखते हैं। सेट्स को हम लोग मेनली 2 विधि से लिखते हैं, एक रोस्टर, या फिर जिसको हम लोग सारणीबद्ध रूप कहते हैं, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप कहते हैं। सेट को लिखने के लिए 2 तरीका होता है, सिंपली ऐसे याद रखो। सेट्स को लिखने के लिए 2 तरीका होता है, सेट्स को लिखने के लिए 2 तरीका होता है। सेट्स को 2 तरीके से लिख सकते हैं, सेट्स को 2 तरीके से लिख सकते हैं। कौन कौन सा? रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और एक समुच्चय निर्माण रूप। एक समुच्चय निर्माण रूप, इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं और इसको समुच्चय निर्माण रूप कहेंगे। 2 तरीका से लिखेंगे। ठीक है, रोस्टर
सारणीबद्ध रूप या समुच्च निर्माण रूप, रोस्टर सारणीबद्ध रूप या फिर समुच्च निर्माण रूप। अब आ जाओ, दो विधि से लिखते हैं, एक क्या बोले रोस्टर विधि जिसको हम लोग कह सकते हैं पहला, और दूसरा क्या बोले, ध्यान से देख लो, रोस्टर, और इसी का नाम है सारणीबद्ध रूप, और दूसरा जो है वो है समुच्च निर्माण रूप। दूसरा क्या है, समुच्च निर्माण रूप। ये है सारणीबद्ध रूप, रोस्टर या सारणीबद्ध दोनों नाम सेम ही है, और ये है समुच्च निर्माण रूप। यानी कि रोस्टर या सारणीबद्ध तो लिख दिए हैं पहला, दूसरा समुच्च निर्माण रूप, समुच्च निर्माण रूप, समुच्च निर्माण रूप, समुच्च निर्माण रूप। रोस्टर रूप हो गया, समुच्च निर्माण रूप हो गया। अब मात्र एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे कि रोस्टर रूप कैसे लिखेंगे और समुच्च निर्माण रूप कैसे लिखेंगे। रोस्टर रूप तो सिंपल है, रोस्टर रूप बहुत ही सिंपल है। रोस्टर रूप बहुत ही सिंपल कैसे है, जैसे कि हम ऐसे अगर लिख देते, कैसे लिख देते, यहाँ पे हम लिखते 2 4 6 8, ये है हमारा रोस्टर रूप। ये एक सेट्स है ना, हाँ, इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, क्या निकल रहा है, 10 से छोटे संख्याएं, 10 से छोटी संख्या, इसका मीनिंग ये निकल रहा है पहला। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, 1 से 5 तक, इसका मीनिंग निकल रहा है 5 से छोटी प्रकृत संख्या। तो 5 से छोटी अगर हम लोग लिखेंगे तो 4 ही तक लिखेंगे, ठीक है, 6 से छोटी कर दे तो 5 से छोटी प्रकृत संख्या, ये जो है सम संख्याएं का संग्रह है, और ये जो है 5 से छोटी संख्याओं का संग्रह है। 5 से छोटी प्रकृत संख्याओं, 5 से छोटी संख्या कहेंगे तो ऋणात्मक वाला भी हो जाएगा ना, लेकिन हम वो नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं नेचुरल नंबर होना चाहिए। 5 से छोटी प्रकृत संख्याओं का संग्रह, और ये बोल रहे हैं 2 से विभाज्य जो है यानी सम संख्या है 10 से छोटी सम संख्याओं का संग्रह। ये सिंपली यहाँ से ये भी याद रखना है आपको कि जब हम कोई भी सेट को लिखेंगे तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर से इंडिकेट करेंगे, जैसे दर्शाएंगे। A इज इक्वल टू मंझली कोष्ठ 2 4 6 8। A एक समुच्चय है, जिसके अवयव हैं 2 4 6 8, समझ में आया। A एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं 2 4 6 8। फिर से एक और समुच्चय लेते हैं, B एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 2 3 4। धीरे धीरे बात आपके दिमाग में जाएगा। यहाँ पे 2 समुच्चय हैं, एक A एक B, A का अवयव ये है, B का अवयव ये है, और A और B ये जो लिखा गया ये रोस्टर विधि से लिखा गया है। अब हम लोग लिखेंगे रोस्टर ना लिख करके समुच्चय निर्माण विधि से। किससे लिखेंगे, समुच्चय निर्माण विधि से। बताइए आपको यहाँ तक समझ में आया, कोई प्रकार का दिक्कत है यहाँ तक आपको, बताइए तो। आपको दिक्कत नहीं, लेकिन हमको दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि यहां से हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे कि A इज इक्वल टू 2 4 6 8, ये हमारा रोस्टर विधि था, 1 2 3 4 रोस्टर विधि था। अब इसी को अगर समुच्चय निर्माण विधि से लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे A इज इक्वल टू x, लेकिन मंझली कोष्ठ में ही लिखेंगे A इज इक्वल टू x। अब x जैसा कि क्या है, x क्या है, इस टोटल को अगर हम लोग x मान लिए हैं तो इस टोटल को x मान लिए, इस टोटल अवयव को x, तो x क्या है, तो x क्या है, 10 से छोटी सम संख्या है। इसको करना पड़ेगा छोटा जी, तब बनाएगा आप लोगों को, तब दिखेगा आप लोगों को ना जी। हाँ जी, कहाँ चल गए तुम मेरे हमदम, देखिए हमदम कहाँ चल गए हैं, दिख रहा होगा। अब लिखेंगे यहाँ पे x, a जो हमारा समुच्चय है x या x जैसा x 10 से छोटी सम संख्या है। ये है हमारा समुच्चय निर्माण विधि। A एक सेट है जिसका अवयव x या x 10 से छोटी सम संख्याएं हैं, समझ में आया। फिर हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 लिखे हैं, किसको, B को।
तो लिखेंगे b इज इक्वल टू, टोटल को क्या मानेंगे, x मानेंगे। जब हम लोग समुच्चय निर्माण विधि से लिखेंगे तो टोटल को मानेंगे x, या x क्या है, तो x इसमें 5 से छोटी, फिर से बड़ा लिखा गया जी, 5 से छोटी प्राकृत संख्या, 5 से छोटी प्राकृत संख्या है। समझ आया, समझ आया, समझ आया, समझ आया। बी एक्स या एक्स 5 से छोटी प्राकृत संख्या है, यही है, छोटा सा डिफरेंस यही है। इसको मोटा मोटी हम ऐसे आपको बोल सकते हैं, जिसमें कोई आपत्ति नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कि जब हम लोग नंबर से दर्शाते हैं, नंबर से लिखते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रोस्टर विधि, और उसी को वर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। जैसे कि हम बोलेंगे कि ऐसा देखो, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, एक है रोहन, एक है रोहन, रोहन के पास 10 चॉकलेट है। एक है रोहित, रोहित के पास 20 चॉकलेट है। तो सिंपल हम लोग कहेंगे कि रोहन के पास रोहित से 10 चॉकलेट कम है। ऐसा ही है ना। और एक और है सोहन, जिसके पास 30 चॉकलेट है, सोहन। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, इसी को सबसे पहले तो सिंपली हम लोग कहेंगे कि सोहन के पास 30 चॉकलेट है, ऐसे कह सकते हैं नंबर से, कि सोहन के पास 30 चॉकलेट है, 30 एक नंबर को डिनोट कर रहा है कि 30 चॉकलेट। लेकिन हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं वहीं पे उसी सिचुएशन में कि रोहन प्लस रोहित के बराबर है सोहन के चॉकलेट की संख्या, रोहन प्लस रोहित के बराबर है। मतलब दो तरह से, एक तो वर्ड से हम लोग बोल करके इसको डिनोट कर रहे हैं कि 30 चॉकलेट है, और एक हम लोग ऐड करके डिनोट कर रहे हैं कि 10 + 20 30 चॉकलेट है इसके पास, ऐसे कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो सिंपल ऐसे याद रखना, नंबरिंग में हम लोग लिखेंगे उसको कहेंगे रोस्टर विधि, और जब हम लोग वर्ड में उसको लिखेंगे, डिफाइन करेंगे कि वो जो नंबर है वो किस चीज़ को बता रहा है, उसको हम लोग कहेंगे समुच्चय निर्माण विधि। सिंपली याद रखना है, जब कोई समुच्चय होता है उस समुच्चय को हम लोग VA ऐसे लिखते हैं, कैपिटल से ही लिखेंगे समुच्चय को। उसके बाद जो अवयव है उस अवयव को x मान लेते हैं। अब उसके बाद जैसा कि दिए, और उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं कि ये जो x है वो क्या है, तो x से छोटी। सिंपल रूल याद रखना, सबसे पहले तो मान लीजिए उसमें x लिख लिए, x लिखने के बाद हम लोगों को लिखना होता है कि x है वो क्या है, तो x 5 से छोटी प्राकृत संख्या है। यही रूल चलेगा पूरा चैप्टर में। तो अगर थोड़ा मोड़ा समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझे होंगे तो धैर्य रखिए, हम लोग अच्छा से इस बात को कवर करने वाले हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। अब आ जाइए इंटरवल पे। हम लोग इंटरवल यानी अंतराल क्या होता है, जो कि पूरा हम मानते हैं कि 11th के जो विद्यार्थी हैं, 11th के विद्यार्थी कोई भी चैप्टर पढ़े, अगर उसको इंटरवल नहीं पता है तो वो जगह जगह पे फंसेगा, जगह जगह पे उसको प्रॉब्लम होगा। तो अगर आप इंटरवल जान लेते हैं तो बहुत आपको हर एक चीज़ में आसानी होगी, हर एक चीज़ समझ पाइएगा। इंटरवल नहीं जानते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। अब देखिए, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़े हैं तो इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद इंटरवल हम आपको पढ़ाएंगे कि इंटरवल यानी अंतराल क्या होता है। उससे पहले ये बना लेते हैं कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। जब आप देखिएगा वर्ड में लिखा गया है तो इसको हम लोग समझ जाएंगे कि ये लिखा गया है समुच्चय निर्माण विधि से लिखा गया है ना। भूलना नहीं है यार, अभी हम लोग पढ़े, भूलना नहीं है, उसको रिपीट करते रहना। रोस्टर विधि, समुच्चय निर्माण विधि, अभी हम लोग समुच्चय निर्माण विधि पढ़े हैं ना, समुच्चय निर्माण विधि। तो कह रहा है कि रोस्टर रूप में इसको लिखना है। समुच्चय निर्माण विधि ये दिया गया है, ये भी समुच्चय निर्माण विधि दिया गया है, और लिखना है हम लोगों को रोस्टर विधि में। किस में लिखना है? रोस्टर विधि में लिखना है। पहला क्वेश्चन जो है, ए एक सेट है और ए जो है एक्स क्या है, एक्स एक पूर्णांक है और -3 और +7 के बीच में है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतना संख्या है इसके बीच में। कह रहा है x जो कि इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, x जो कि एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। इसको ऐसे पढ़ेंगे, -3 से बड़ा है x और 7 से छोटा है, 7 से छोटा, इसे ना पढ़ेंगे। तो -3 से बड़ा कौन होगा? -3 से बड़ा होगा 2, और 6 से छोटा, 7 से छोटा कौन होगा? 6। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। यानी इसको हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिखेंगे? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
मंथली कॉस्ट में बढ़ाकर बंद कर दिए। यही जो चीज़ लिखा गया है यही हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, और यही रोस्टर फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ था समोच्च निर्माण विधि से। समझ में आई बात? समझ में आई? हाँ, अब इसको 2 तरीका 3 तरीका बहुत तरीका, आप तो खुद दिमाग का यूज़ करना सीखिए। आप लोग 11th के विद्यार्थी हो गए हैं और कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए और दिमाग को एकदम भ्रष्ट नहीं करना, दिमाग को यूज़ करना है। x जो कि x एक पूर्णांक है और इतना ही वर्ड में लिखा हुआ था, इसी को हम लोग नंबर में लिखेंगे यानी कि रोस्टर विधि से लिखेंगे। ये था हमारा समोच्च निर्माण विधि, याद रहेगा। अब दूसरा नंबर, आप अगर ये समझ गए होंगे तो दूसरा नंबर फटाक से बताइएगा। b एक समुच्च है, b के एलिमेंट x जो कि संख्या x 6 से कम एक प्रकृत संख्या है। तो 6 से कम एक प्रकृत संख्या कौन कौन होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये ना होगा। x जो कि 6 से कम प्रकृत संख्या, हमारा आंसर ये हो जाए। हाँ, इसी को रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे ना कि 1 2 3 4 5, कुछ नहीं होगा, ये हमारा रोस्टर फॉर्म। क्या बोलिए? कुछ नहीं होगा, वीडियो में आ जाइएगा आप। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में, ये था हमारा समझ। क्या ये समझ में आया? समोच्च निर्माण विधि, रोस्टर फॉर्म, ये 2 चीज़ें मतलब कि 10th के बाद जब स्टूडेंट आता है ना 11th में, बुझाई भी नहीं करता है, नया नया नाम देख करके बड़ी कन्फ्यूज आ जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप कन्फ्यूज आए नहीं, इतना बार इसको रिपीट कर ले, इतना बार रिपीट कर ले। सबसे पहले नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये है सारणीबद्ध रूप, रोस्टर रूप जिसको हम लोग सारणीबद्ध रूप करते हैं, और ये है समुच्च निर्माण रूप, सारणीबद्ध रूप, समुच्च निर्माण रूप। अब इसी को हम यहाँ पे आपको बताए हैं बहुत प्यार से, सुंदर से, 2 तरह से इसको हम लोग लिखेंगे। रोस्टर रूप को ऐसे लिखेंगे और समुच्च निर्माण जो भी बताया ऐसे लिखेंगे। इसके बाद हम 2 क्वेश्चन आपको दिए थे कि बताइए कौन समुच्च निर्माण विधि से है, तो उसको रोस्टर से कीजिए। तो ये है हमारा समुच्च निर्माण, ये है समुच्च निर्माण, उसको हम लोग रोस्टर में लिखे हैं। तो पहला को हम लोग ये लिखे हैं और दूसरा को हम लोग ये लिखे हैं। हाँ, कोई दिक्कत है? बताइए, किसी प्रकार का दिक्कत है? अब देखिए, एक छोटा सा इंटरवल पढ़ाने से पहले आप इस बात को याद रखिएगा। कौन सी बात को याद रखिएगा? कि प्रकृत संख्याओं को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, बाकी सारी संख्याओं को हम लोग कहीं भी कैपिटल N लिखा हुआ है, ये क्या है? संकेत है। सबसे पहली बात, किसका संकेत है? तो समुच्चयों का संकेत है। कैपिटल N से हम लोग प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को डिनोट करेंगे। कैपिटल N से हम लोग प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को डिनोट करेंगे। Z से हम लोग पूर्णांकों के समुच्चय को दर्शाएंगे। Q से हम लोग परिमेय संख्याओं के समुच्चय को दर्शाएंगे। R से हम लोग वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाएंगे। Z प्लस से हम लोग धन पूर्णांकों के समुच्चय को दर्शाएंगे। Q प्लस से हम लोग धन परिमेय संख्याओं के समुच्चय को दर्शाएंगे और R प्लस से हम लोग धन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाएंगे। क्या ये बात आपके दिमाग में जाएगा? क्या ये बात आपके दिमाग में जाएगा और रहेगा कि हम लोग कैपिटल N लिखे हैं, इसका मतलब वहाँ पे प्रकृत संख्याओं के समुच्चय को दर्शा रहे हैं। हम लोग Z लिखे हैं यानी कि पूर्णांकों के समुच्चय को दर्शा रहे हैं। हम लोग Q लिखे हैं यानी कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय को दर्शा रहे हैं। और हम लोग R लिखे हैं यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दर्शा रहे हैं। कैपिटल होना चाहिए लेकिन स्मॉल नहीं। समझ में आया ना? ये है हमारा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देते हैं N का। N, इसको क्या लिखेंगे? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कैसे होता है? 4 5, ये क्या है? बढ़ते चला जाएगा तो इसको डॉट डॉट दे देंगे। ये हो गया। यही फिर हम आगे समझाएंगे आपको कि परिमित समुच्चय किसको कहते हैं, अपरिमित समुच्चय किसको कहते हैं। परिमित समुच्चय जो देखिए डॉट डॉट दे दिया, बढ़ते जा रहा है एकदम अनंत तक, उसको हम लोग परिमित समुच्चय कहेंगे। और जो फिक्स है, जैसे पीछे हम लोग जितना भी समुच्चय पढ़े वो तो फिक्स था, तो उसको हम लोग अपरिमित समुच्चय कहेंगे। ये हम आगे आपको ये बात बताएंगे, तो आप पढ़िएगा अच्छा तब ना। ये हमारा संकेत था, बस एज अ सिंबल क्या यूज करेंगे जो हम लोगों को याद रखना था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अगर आप नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं आप बेसिक में बहुत बड़ी एक मिस्टेक करने वाले हैं। कहीं भी आप कोई भी मैथ बनाइएगा कुछ समझ ही नहीं आएगा, हर एक जगह पे दिक्कत होगा अगर आप नहीं समझिएगा इस बात को। तो सबसे पहले अंतराल जिसको हम लोग अंग्रेजी में इंटरवल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अंतराल क्या बोले हैं? अंतराल, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरवल। इंटरवल जो है 4 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 4 तरह का। पहला होता है ओपन इंटरवल, दूसरा होता है क्लोज इंटरवल,
तीसरा होता है ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। चौथा होता है क्लोज ओपन इंटरवल। समझ में आया? पहला होता है ओपन इंटरवल, दूसरा होता है क्लोज इंटरवल, तीसरा होता है ओपन क्लोज इंटरवल, चौथा होता है क्लोज ओपन इंटरवल। 4 तरह का इंटरवल होता है। अब आपको नहीं बुझाएगा कि क्या बोल रहे हैं, आपको बुझवाते हैं। एक लाइन हम अभी बुझवाते हैं। एक लाइन हम बनाएं, उस लाइन में 2 गोला बनाए हैं, ठीक है? यहाँ भी खुला हुआ है, यहाँ भी खुला हुआ है, खुला हुआ है ना, इसको हम लोग ओपन इंटरवल कहेंगे, क्लोज इंटरवल। फिर से एक लाइन बनाए हैं, उस लाइन में 2 गोला बनाए हैं, लेकिन उन 2 गोला को हम लोग इस बार भर दिए हैं, दोनों गोला को इस बार हम लोग भर दिए हैं, ठीक है? इस तरह से इसको हम लोग मोटा मोटा याद रखिए ना, बहुत मजा आएगा, समझ में आएगा। एक लाइन बनाए, गोला बनाए, इसको भर दिए भर दिए भर दिए, तो इसको हम लोग क्लोज इंटरवल कहेंगे। ओपन क्लोज, पहले क्या कर रहा है, ओपन करने का रहा है, तो पहले ओपन कर लो फिर क्लोज कर दो, तो ओपन क्लोज इंटरवल हो गया। इसमें देखिए क्लोज ओपन इंटरवल, तो पहले क्लोज करने का रहा है तो क्लोज कर दो, फिर ओपन करो और लिख दो। बुझाया? मतलब ये जो हम ओपन क्लोज बोल रहे हैं, इसके लिए बोल रहे थे कि सर्कल में अगर खाली है, दोनों खाली है, तो उसको कहेंगे ओपन इंटरवल। दोनों बंद है, उसको कहेंगे क्लोज इंटरवल। अगर कहेंगे कि पहले वाला खाली है, दूसरा वाला बंद है, तो ओपन क्लोज इंटरवल। अगर दोनों में से पहले वाला भरा हुआ है, दूसरा खाली है, इसको हम लोग कहेंगे क्लोज ओपन इंटरवल। इतना बुझा गया? अगर इतना बुझा गया तो आ जाइए अब यहाँ पे। अब होता ये है, देखिए ये कौन सा इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है ना, ये है हमारा ओपन इंटरवल। ये कैसा है, क्लोज इंटरवल है ना, क्लोज इंटरवल। ये कैसा है, तो पहले क्लोज है, क्लोज, उसके बाद ओपन है, क्लोज ओपन इंटरवल है ना। ये कैसा है, तो पहले ओपन है, पहले ओपन है ना, ओपन क्लोज इंटरवल। अब आपको समझाते हैं कि ये है क्या, ये किस बला का नाम है, ओपन क्लोज क्लोज ओपन। तो आप इसको फटाक से 2 सेकंड में समझ जाइएगा। ये है हमारा संख्या रेखा, संख्या रेखा। ये जो ओपन क्लोज कर रहे हैं लाइन बना करके, संख्या रेखा पे कर रहे हैं। संख्या रेखा तो पता होगा आपको, जैसे कि संख्या रेखा पे यहाँ पे हम दिए 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दिए। अब यहाँ पे हम बनाए एक गोला, जिसको हम नहीं, इस बार ओपन रहने देते हैं, 2 से 5 तक नहीं, 7 तक लिखते हैं, 2 से 7 तक लिखे। अब एक गोला बनाए और 2 पे भी खुला रहने दिए, 7 पे भी खुला रहने दिए। जैसे हम समझाना चाह रहे हैं उसे समझ जाइए, मजा आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इस गोला को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, कोई ऐसे भी बनाता है कि बीच में यहाँ पे देता है गोला, ठीक है। ये खाली है, भरे नहीं है, भरेंगे तो हम रेड से भरेंगे, ठीक है, इतना रखो। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 से 7 तक है। कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 7 तक है, 2 से 7 तक है। अब देखिए समझना ये है कि 2 से 7 तक है, तो जब ओपन इंटरवल है तो 2 से 7 तक है, तो इसका मतलब ना ही इसमें 2 है ना ही इसमें 7 है, इसमें केवल 3 4 5 6। समझ रहे इस बात को। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर हम x इज इक्वल टू मान ले 2 और 7, x इक्वल टू 2 से 7 तक, और इसमें छोटी ब्रैकेट दिए हैं। तो छोटी ब्रैकेट दिए हैं, इसका मतलब होता है ये ओपन इंटरवल। धीरे धीरे शांति से सब बना, एक ही बार बता देंगे ना, सब समझ में आएगा। ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में हम, इसका मतलब ये है कि 2 और 7 इसमें नहीं है। अगर हम यहीं पे लिखते 2 और 7 बड़ी ब्रैकेट, इसका मतलब ये रहता कि 2 और 7 के बीच की संख्या तो है, लेकिन 2 और 7 भी है। ये जो ए और बी में ओपन इंटरवल है, इसका मतलब ए और बी उसमें इंक्लूड नहीं है, ए और बी उसमें नहीं है। और कैसे है नहीं है, क्या बोल रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 मिनट आप धैर्य रखिए, 2 मिनट समझ दीजिए, हम समझाते हैं आपको। 2 और 7 इसमें इंक्लूड नहीं है। किसमें, इसमें केवल कौन कौन है, 3 4 5 6। ये लिखने का तरीका है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल कहते हैं, ओपन इंटरवल कहते हैं। अब देखो, अब अगर इसी का हम क्लोज इंटरवल बनाए, ठीक है, इसी का हम क्लोज इंटरवल बनाए,
अब इसको एक और तरीका से हम लोग लिख सकते हैं 2 और 7 को ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो x है, ये जो x है ये क्या है, तो ये जो है 2 से बड़ा है, x जो है वो 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है ना जी इसका वैल्यू, और किससे छोटा है, तो 7 से छोटा है। लिखने का तरीका ये होगा x जो है 2 से बड़ा है और 7 से छोटा है। ये हुआ हमारा किसकी बात, ये हुआ हमारा ओपन इंटरवल की बात। किसकी बात हुआ, ओपन इंटरवल की बात, कि ओपन इंटरवल में जो डिजिट लिखा हुआ है छोटी ब्रैकेट के बगल में वो उसमें इंक्लूड नहीं होता है, उसमें साथ नहीं होता, उसके बाद वाला संख्या होता है। लेकिन जब हम क्लोज इंटरवल बोलेंगे, क्लोज इंटरवल, तो इसमें क्या होता है, अगर हम ऐसा बना दे आपको, यहाँ पे जो डिजिट था वही लिखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 0 1 से लेकर के 7 तक था ना, 0 किस पे संख्या लिखे थे, संख्या हम 2 पे इंटरवल दिए थे ना, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 मान लो, ठीक है। अब क्लोज इंटरवल की बात करते हैं। क्लोज, ये दोनों तो इजी है, समझ जाइएगा, क्लोज ओपन, ओपन क्लोज समझ जाइएगा। अब क्लोज इंटरवल की बात करते हैं। क्लोज इंटरवल, अब इसको अगर हम लिखेंगे तो क्लोज इंटरवल में क्या होगा, ये भरा हुआ रहेगा, फिल रहेगा ये, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे कि 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे, इसको शॉर्टकट में लिखेंगे कि 2 और 7 और बड़ी ब्रैकेट देंगे। अब इसको हम लोग लिखेंगे कि x जो है वो 2 और 7 है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि x जो है, सबसे पहली बात तो 2 से छोटा है, 2 से छोटा है। x जो है 2 से छोटा है कि बड़ा है जी, इसमें बताओ, 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है। और फिर 7 से जो है 7 से छोटा है, लेकिन साथ में इक्वल भी देना है। इक्वल जब देते हैं तब हम लोगों को समझ में आता है। अब आपको यहाँ समझ में आएगा कि 2 चीज़ लिख रहे हैं, अब समझ में आएगा आपको। इसका मतलब है कि 2 से बड़ा है x और 7 से छोटा है, 2 से बड़ा है 7 से छोटा है, तो 2 से बड़ा कौन कौन है, 2 से बड़ा है 3 4 5 और 7 से छोटा तक 6 है। और इसका मतलब है कि 2 भी है, बराबर जब दे दिए हैं इसका मतलब है 2 भी है, 2 से बड़ा है x और 7 से छोटा है, साथ में बराबर भी है, यानी कि 2 3 4 5 6 7 ये सब इंक्लूड है इसमें। समझ में आ रहा है बात समझ में आ रहा है। सिंपली हम लोगों को याद रखना है कि जब क्लोज इंटरवल रहेगा तो जो डिजिट लिखा हुआ रहेगा वो भी उसमें साथ रहेगा, ऐसे याद रख सकते हैं ना, जो डिजिट लिखा हुआ रहेगा वो भी उसमें साथ रहेगा। जैसे 2 7 लिखा हुआ है, इसमें 2 भी है 7 भी है, 2 से 7 तक तो है, 2 भी है 7 भी है, और ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब 2 x जो है 2 से बड़ा और बराबर है, और 7 से छोटा और बराबर है। और जब ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि x जो है 2 से सिर्फ बड़ा है, 7 से बड़ा है, 2 और 7 नहीं है। तो यही होता था हमारा ओपन इंटरवल में। ओपन में ही ना होता था, खुला रखते थे, तो खुला रखने का मतलब था कि ये और ये नंबर उसमें इंक्लूड नहीं है, और क्लोज में वो नंबर इंक्लूड है। समझ में आया। यहाँ से 3 पॉइंट आपको याद रखना है, अगर नहीं समझ में आया अभी तक तो 3 पॉइंट याद रखना है। कौन सा 3 पॉइंट, जो देखिए, पहला पॉइंट हम लोगों को ये याद रखना है कि छोटी ब्रैकेट मतलब होगा, छोटी ब्रैकेट, जब छोटी ब्रैकेट देंगे इसका मतलब होगा कि छोटी ब्रैकेट के बगल में जो नंबर है, जैसे कि यहाँ पे था 2 और 7, तो वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा। जब बड़ी ब्रैकेट में देंगे, जब मझली ब्रैकेट में, इसमें कोई काम नहीं इंटरवल में, जब बड़ी ब्रैकेट में देंगे तो इंक्लूडेड है, मतलब कि जब बड़ी ब्रैकेट में हम दे दिए कि 2 से 7 तक है, इसका मतलब कि ये 2 भी है इसमें और 7 भी है इसमें। इसको हम लोग कहते हैं कि इंक्लूड नहीं होगा, इसको हम लोग कहते हैं ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। और इंक्लूड है, इसको हम लोग कहते हैं क्लोज इंटरवल, जो कि पीछे से आप देख सकते हैं। समझ में आया। पहली बात तो ये याद रखना, पूछो ना, पहली बात तो ये याद रखना है, इंक्लूड नहीं होंगे कब, जब छोटी ब्रैकेट होगा, इंक्लूड हैं जब बड़े ब्रैकेट होगा, ठीक है। और इसी को हम लोग ओपन इंटरवल कहते हैं, जो कि पीछे हम समझा चुके हैं आपको, खुला रहेगा। इतना बात याद रखना। अब दूसरा बात ये याद रखना है कि जब हम लोगों को ओपन इंटरवल मिलेगा
तो ऐसा मिलेगा, दो से बड़ा है x और 7 से छोटा है x, ऐसे मिलेगा। लेकिन क्लोज इंटरवल रहेगा तो हम लोगों को ये बड़ा छोटा के सैम्बल के साथ हम लोगों को लेस देन ग्रेटर देन एक साइन है ना, इसके साथ इक्वल भी मिलेगा। ये बात याद रखना है। 2 से बड़ा है x, 7 से छोटा है x, 2 से बड़ा है x, 7 से छोटा है x। लेकिन इसमें फर्क ये है कि इसमें 2 भी है, 7 भी है। इसमें 2 है नहीं है और 7 नहीं है। समझ आया? समझ आया सबको? अगर इतना ट्राई किए हैं, आप समझ पा रहे हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में समझ में आया नहीं आया तो हम कोशिश करेंगे और बताएंगे। अब 2 बचा है, एक क्लोज ओपन, एक ओपन क्लोज। एक है क्लोज ओपन, मेरे सामने आपको बताते हैं। एक है क्लोज ओपन, एक है ओपन क्लोज। क्लोज ओपन में सिंपली क्या करेंगे, जब एक तरफ का जो है क्लोज रहेगा, एक तरफ का ओपन रहेगा, इसका मतलब पता है क्या है कि 4 से 10 तक हम लोगों को लिखना है। कहाँ से कहाँ तक? 4 से 10 तक। तो इसको हम लोग लिखेंगे 4, 5, 6, 7, 8 पूरा हम लोग लिखना पड़ेगा? नहीं, तो उतना नहीं लिख करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x = 4, इधर बड़ी ब्रैकेट 10, इधर छोटी ब्रैकेट। इधर बड़ी ब्रैकेट ये बता रहा है कि इसमें 4 इंक्लूडेड है और 10 इंक्लूडेड नहीं है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x = ग्रेटर एंड इक्वल देन 4 एंड स्मॉलर देन 10। 10 से छोटा है x, लेकिन 4 से बड़ा और बराबर है x। समझ में आया? ये हुआ हमारा क्लोज ओपन इंटरवल, ये हुआ हमारा क्लोज ओपन इंटरवल। फिर है ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल, अगर हम यहाँ पे 4 लिखते हैं, यहाँ 10 लिखते हैं, 4 से 10 तक संख्या है इसके बीच में, तब x जो है लिखेंगे 4 छोटा ब्रैकेट 10 बड़ा ब्रैकेट। ये बड़ा छोटा का खेल आपको समझना है कि बड़ा ब्रैकेट पढ़ रहा है इसका मतलब वो नंबर उसमें शामिल है, और वो जहाँ छोटा ब्रैकेट पढ़ रहा है इसका मतलब वो नंबर वहाँ पे शामिल नहीं है। 4 इसमें शामिल नहीं है, 10 शामिल है। इसको हम लोग एक और तरीका से लिखेंगे कि x जो है 4 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा और बराबर है। 10 से क्या है? छोटा और बराबर है। सिंपल वे में ये चीजें आपको याद रखनी है। जिधर बड़ा ब्रैकेट वो नंबर इंक्लूडेड है। ओए देखिए बताइए, ये बातें आपको समझ में आई? जब बड़ा ब्रैकेट है यानी कि वो नंबर उसमें शामिल है, बराबर दिया हुआ है, इस तरह से लिखा रहेगा। जिधर बराबर दिया हुआ है मतलब वो नंबर शामिल। ये सब मतलब कि छोटा छोटा चीज़ है जो आपको हर एक जगह पे यूज होगा। वहाँ पे आपको समझाने कोई नहीं जाएगा, आपको खुद समझना पड़ेगा वहाँ पे कि अच्छा ऐसा ऐसा बात है। समझ रहे इस बात को? वहाँ पे आपको कोई भी समझाने नहीं जाएगा, आपको खुद समझना पड़ेगा कि अच्छा ऐसा ऐसा इसमें हो रहा है। नहीं समझ में आएगा तो ये आपकी प्रॉब्लम है, फिर आप देखिए क्या कर सकते हैं। ये समझ में आया? ओपन क्लोज ओपन समझ में आया ना? कुछ दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। ये बड़ी ब्रैकेट जिधर है उधर वो शामिल है, छोटी है नहीं शामिल है, छोटी है नहीं शामिल है, बड़े है शामिल है, बराबर दे दिया इसका मतलब इक्वल है। इस तरह से ग्रेटर देन दे दिया, सिर्फ इक्वल नहीं दिया मतलब इसके इक्वल नहीं है। ये हमारा 4 इंटरवल था। समझ में आया? बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ये सब सैम्बल है लिखने का। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, अब हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जो है यहाँ से बस ये है कि हम लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? समुच्चयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट। कितने तरह के सेट होते हैं? टाइप ऑफ सेट पढ़ने से पहले एक चीज़ हमको बताइए आप लोग कि अगर यहाँ पे हम दे एक सेट A = 2, 4, 3, 6,
अब हम आपसे पूछे, एक साइन है ये एप्सिलॉन, साइन है एक एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का साइन 12th में जाइएगा तो बहुत इसको पढ़ना है। तो एप्सिलॉन को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन को हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन को हम लोग पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। अगर हम पूछते हैं इसमें कि टू बिलोंग्स टू ए, टू बिलोंग्स टू ए मतलब दो जो है ए का अवयव है, तो क्या ये सही बात है? एक हमारे पास सेट ए है, उस ए का अवयव दो है, ये सही बात है? तो बोलिएगा बिल्कुल सही बात है। अगर हम फिर आपसे पूछते हैं कि थ्री बिलोंग्स टू ए, थ्री जो है ए का अवयव है, तो आप क्या बोलिएगा, सही या गलत? बिल्कुल। अगर हम पूछते हैं आपसे 10 इज अ बिलोंग्स टू ए, 10 जो है ए का अवयव है, सही बात है गलत बात है? तो कहिएगा नहीं गलत बात है, 10 जो है ए का अवयव नहीं है। देखिए तो यहाँ पे यहाँ क्रॉस ना लगा करके यहाँ लगाएंगे, 10 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, समझ में आया? अब अगर हम आपसे 3-4 क्वेश्चन देते हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। पहला में है 7 रिक्त स्थान ए, दो साइन यूज करना है, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू मतलब उसका अवयव है, बिलोंग्स टू मतलब उसका अवयव है, नॉट बिलोंग्स टू मतलब उसका अवयव नहीं है। 7 4 3 10। अब आप कमेंट में बताइए किसमें बिलोंग्स टू लगेगा, किसमें नॉट बिलोंग्स टू लगेगा, कमेंट में बताइए। तो किसमें बिलोंग्स टू लगेगा, किसमें नॉट बिलोंग्स टू लगेगा। एप्सिलॉन का साइन है ये, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये एप्सिलॉन का साइन कोई ऐसे भी लिखेगा, कोई ऐसे भी लिखेगा, लिखने का तरीका बताए थे, कोई ऐसे भी लिखेगा, कोई ऐसे भी लिखेगा, तो जैसे भी लिखे कोई दिक्कत नहीं उससे। तो हम लोग कहेंगे कि 7 जो है ए का, सेट ए का अवयव है, उसका एलिमेंट है नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे 7 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 है बिलोंग्स टू ए, 3 है बिलोंग्स टू ए, 11 नॉट बिलोंग्स टू ए। सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, कुछ था इसमें, थोड़ा सा भी कुछ चेंज था नहीं था, कुछ भी अलग नहीं था, बस यही करना था हम लोगों को, ठीक है। तो अगर आप इतना कर पा रहे हो तो हम बढ़ेंगे आगे। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है। अगर नहीं दिक्कत है तो हम बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ेंगे हम लोग समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट, सबसे इंपॉर्टेंट है, सेट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सेट पढ़ लेता है सब, समझ लेता है सब, लेकिन उसके प्रकार में जाते ही हो जाता है गड़बड़ी। आई कुछ समझ ही नहीं आता है क्या हो रहा है, तो वहाँ पे हम मेरा एंट्री होगा, हम समझाएंगे आपको कि सेट्स के प्रकार क्या है। सबसे पहली बात, एक साइन याद रखिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं फाई। क्या पढ़ते हैं? फाई। इस साइन को हम लोग पढ़ते हैं फाई। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार में सबसे पहला जो है हमारा रिक्त समुच्चय, जिसका दूसरा नाम है शून्य समुच्चय। रिक्त समुच्चय जिसका दूसरा नाम है शून्य समुच्चय, रिक्त समुच्चय जिसका दूसरा नाम है शून्य समुच्चय। अगर हम ऐसे मंझली कोष्ठ दिए और ऐसे लिख दिए और लिख दिए सेट ए, सेट ए एक ये समुच्चय है, बताइए इसमें कोई एलिमेंट है, कोई अवयव है? नहीं है। अब इसमें कोई अवयव भी नहीं है तो इसको हम लोग रिक्त समुच्चय बोल सकते हैं कि नहीं? खाली इसमें कुछ है ही नहीं। सबसे हल्का है सेट के प्रकार में से ये हमारा, बस इसको याद रखना है कि हम लोग इसको फाई से लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू ए। हमारा ए जो है वो फाई है, फाई मतलब रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय यानी कि शून्य समुच्चय, शून्य समुच्चय यानी कि वैसा समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, ए सेट विथ नो एलिमेंट। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय। बताइए, ये बात आपके दिमाग में गया होगा और इसको सेट करके रखना है, कॉपी में नोट्स में सुंदर से लिखना है कि सेट्स जो है, सेट्स में प्रकार में जो है रिक्त समुच्चय जो है, जिसको हम लोग इम्पटी सेट कहते हैं या फिर शून्य समुच्चय यानी जीरो सेट कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो सिंपल वे में याद रखना है, वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं हो, जीरो एलिमेंट हो, उसको हम लोग कहेंगे क्या? रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय, वैसा सेट जिसमें एलिमेंट्स जो है जीरो हो, जिसमें एलिमेंट्स जो है जीरो हो यानी कोई समुच्चय ही नहीं हो, उसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहेंगे। अब देखो रिक्त समुच्चय बनेगा कैसे, कौन सा सिचुएशन क्रिएट होगा जो हम आगे बताएंगे, उसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहेंगे। क्योंकि क्वेश्चन तो ये भी उठता है ना कि जब रिक्त समुच्चय कोई समुच्चय नहीं है तो काहे उसको समुच्चय मान रहे हैं, हटाओ उसको। लेकिन नहीं, एक क्रिएट होता है सिचुएशन जब हम लोग उसको रिक्त समुच्चय कहते हैं, बताएंगे।
अब सिंपल में याद रखने वाली बात ये है, हम लोगों को याद रखना है कि फाई को हम लोग रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई से लिखते हैं। कहीं पे फाई लिखा हुआ है, याद रखना वो रिक्त समुच्चय की बात कर रहा है। कहीं पे फाई लिखा हुआ है समुच्चय चैप्टर में, याद रखना वो फाई समुच्चय की बात कर रहा है, यानी रिक्त समुच्चय की बात कर रहा है। याद रहेगा। अगर इतना याद रखने हैं तो आ जाइए इस क्वेश्चन पे। मान लीजिए ए जो है एक्स है, या एक्स एक से बड़ा एक्स है और दो से छोटा है। एक्स एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए, अब बताइए कि इसमें कैसा समुच्चय बनेगा। कह रहा है एक्स जो है, एक्स एक से बड़ा है, एक्स जो है एक से बड़ा है और दो से छोटा है। एक से बड़ा और दो से छोटा। अब एक बात बताइए, एक से बड़ा दो से छोटा, तो एक और दो के बीच में पॉइंट वाला संख्या होता है, लेकिन क्या कोई प्राकृत संख्या होता है एक और दो के बीच में? एक और दो के बीच में क्या कोई प्राकृत संख्या होता है? नहीं होता है। यहीं पे क्रिएट होता है हमारा रिक्त समुच्चय यानी शून्य समुच्चय। यहीं पे क्रिएट होता है हमारा रिक्त समुच्चय यानी शून्य समुच्चय। कैसे क्रिएट हुआ? एक्स जो है, एक्स वो क्या है? एक से बड़ा और दो से छोटा लेकिन प्राकृत संख्या है। अब बताइए, एक और दो के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं है? नहीं है। एक है, दो है, तीन है, चार है, ऐसे प्राकृत संख्या, लेकिन एक दो के बीच में तो पॉइंट वाली संख्या है, 1.2 1. तो ये तो प्राकृत संख्या नहीं है। यानी यहीं से क्रिएट हुआ कि ये हमारा ए जो है वो फाई है, फाई सेट है, यानी कि रिक्त समुच्चय। कोई दिक्कत है? समझाए बात को कि जब, अब सबसे पहले बताइए ये कौन सा समुच्चय के लिखने का जो दो तरीका बताए थे, एक समुच्चय निर्माण विधि और एक बताए थे रोस्टर विधि, तो ये कौन सा विधि है? ये समुच्चय निर्माण विधि है। रोस्टर विधि में तो कम चांस है कि फाइव आएगा, रिक्त समुच्चय आएगा, लेकिन समुच्चय निर्माण विधि में जो हमारा ये है फाइव वो आते रहेगा। ठीक है, समझ आया? ये जो है फाइव आते रहेगा, किसमें? फाइव आते रहेगा, किसमें? तो फाइव आते रहेगा समुच्चय निर्माण विधि में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, अगर आपको यहाँ तक कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होता है, तो ये था हमारा छोटा सा शून्य समुच्चय जिसको हम लोग कर लिए हैं। बताइए शून्य समुच्चय में कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। अब हम आपको बताते हैं परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय बहुत इजी है, इसको हम शुरू में ही बता रहे थे कि परिमित क्या होगा, अपरिमित क्या होगा। परिमित तथा अपरिमित समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फाइनाइट तथा इनफिनाइट समुच्चय, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसको परिमित समुच्चय कहेंगे, और वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है उसको हम लोग अपरिमित समुच्चय कहते हैं। यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है तो W परिमित समुच्चय है, क्योंकि सप्ताह के दिन तो फिक्स है। मान लीजिए इस समीकरण x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 के हल हो, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 के हल हो, तो ये कैसे समुच्चय होगा? तो इसका हल भी तो इसका भी तो फिक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। मान लीजिए कि G किसी रेखा की सभी बिंदुओं का समुच्चय है, तो G क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। देखिए अभी हम पढ़ दिए हैं, हो सकता है समझ में आए नहीं है, हम बताते हैं आपको क्या समझाना है। जो अब उसको अगर समझ में आया नहीं आया गोली मारिए एकदम फटाक से, और हम बताते हैं जो समझिए। एक है परिमित और एक है अपरिमित समुच्चय। एक है परिमित समुच्चय और एक है अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय किसको कहेंगे? जैसे कोई समुच्चय ए, समुच्चय नेचुरल नंबर वाला समुच्चय n है, तो इसका समुच्चय क्या कहेगा? इसका समुच्चय कहेगा 1 2 3 4, चलते चला जाएगा। या फिर हम यहाँ पे कोई समुच्चय लेते हैं ए कोई समुच्चय लेते हैं 1 2 3 4, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्योंकि इसमें तो कुछ फिक्स नहीं है ना। हम अगर बोले इस समुच्चय के अवयवों का सबसे अंतिम अवयव कौन सा है, तो क्या फिक्स है इसमें अंतिम अवयव कौन सा है? नहीं, तो ये फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, तो इसी को हम लोग कहेंगे अपरिमित समुच्चय। फिक्स नहीं है तो इसी को हम लोग कहेंगे अपरिमित समुच्चय। समझ में आया? परिमित नहीं कहेंगे, फिक्स है इसमें कुछ नहीं है, इसी को हम लोग कहेंगे अपरिमित समुच्चय। लेकिन एक और समुच्चय लिखे हैं जिसमें a इज इक्वल टू, a के अवयव है 2 4 6। अब देखिए ये परिमित है क्या? परिमित, ये परिमित, हाँ
ये परिमित है। परिमित यानी कि इसमें फिक्स है कि इसका जो अवयव है 2 4 6 है, इसका अवयव क्या है 2 4 6, इसके अलावा कोई है इसका अवयव नहीं है। इसमें फिक्स है, इसको हम लोग परिमित समुच्चय कहेंगे। फिक्स नहीं है, अपरिमित समुच्चय कहेंगे। 1 2 3 4, ये क्या हुआ अपरिमित इन्फिनाइट, इन्फिनाइट सेट अपरिमित समुच्चय। 1 2 3 4 बढ़ते जाएगा अनंत तक, रुक गया एक जगह पे जाकर के परिमित समुच्चय कहेंगे। बताइए कोई दिक्कत होगा इसमें? यही चीजें यहाँ पे समझाया गया है कि यदि W सप्ताह के समुच्चय हो, यानी कि W जो है वो है क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये समुच्चय देखिए, इसको आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, इसमें लिमिटेड है कि नहीं सप्ताह का दिन। ये रोस्टर विधि से लिखे हैं और इसी को हम यहाँ पे लिख सकते थे कि समुच्चय निर्माण विधि से। तो ये रोस्टर विधि लिखे समुच्चय निर्माण विधि समझाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इससे मतलब नहीं, मतलब है कि क्या इसका जो एलिमेंट है अव्यय ये फिक्स है, यहीं तक है कि ज़्यादा है। फिक्स है, फिक्स है तो हम लोग कहेंगे परिमित समुच्चय। फिक्स नहीं रहता, ज़्यादा रहता तो हम लोग कहते हैं अपरिमित समुच्चय। मान लीजिए इस समीकरण x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 है। अब इसका हल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो इसका हल निकलेगा x बराबर, आप इस चीज़ की जानकारी अच्छा से हो गया होगा कि 16 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 4 निकलेगा। यानी इसका जो हल निकलेगा या तो प्लस 4 होगा या तो -4 होगा। अब बताइए इसका हल जो है, इसका हल क्या ये फाइनाइट है या इनफिनाइट है, मतलब परिमित है या अपरिमित है? तो परिमित है, फिक्स है, इसका दो ही अवयव होगा। जिसका अवयव फिक्स हो उसको हम लोग परिमित समुच्चय कहेंगे, जिसका अवयव फिक्स नहीं हो उसको हम लोग अपरिमित समुच्चय कहेंगे। मान लीजिए कि जी किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है। एक रेखा है, देखिए संख्या रेखा पर कितना बिंदु है, इसका कोई काउंट कर सकते हैं हम लोग? नहीं, बहुत सारा रेखा, बहुत सारा संख्या रेखा पे, संख्या रेखा के बिंदुओं पे बहुत सारा संख्या है। तो जितना भी संख्या है संख्या रेखा पे, क्या उसको हम लोग एक अवयव में, एक समुच्चय में लिख सकते हैं? नहीं, उसको फिर डॉट डॉट लिखना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारा समुच्चय है ना, सिंपल तो है। अनंत कोई चीज अनंत तक जा रहा है, मतलब इन्फिनाइट उसको हम लोग नहीं लिख सकते, अनंत तक नहीं जा रहा है उसको हम लोग परिमित कहेंगे। इस तरह से दोनों चीजों को याद रखना है, याद रहेगा। परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय क्या आपको याद रहेगा? हाँ या नहीं कमेंट में फेंक के मारिए। परिमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय आपको याद रहेगा या नहीं? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं और आपको बताना है कि कौन परिमित समुच्चय है और कौन अपरिमित समुच्चय है। ये कुछ क्वेश्चन है और आप बताइएगा कि कौन सा समुच्चय परिमित है और कौन सा समुच्चय अपरिमित है। x बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या है? बिलोंग्स टू का बताए थे ना ये में। बताइए x जो है कह रहा है, सिंपल देखिए, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 1 हो जाएगा 0, जहाँ से x का वैल्यू आ गया 1 जो कि एक प्राकृतिक संख्या है, और x माइनस 2 बराबर 0 जो कि x का वैल्यू आ गया 2। यानी कि यहाँ पे x का 2 वैल्यू आया, कौन कौन सा आया? 1 और 2। ये है हमारा सेट। अब बताइए इसमें फिक्स है या नहीं फिक्स है? बिल्कुल फिक्स है। दो ही संख्या को, ये इसमें तो सिर्फ 2 ही संख्या है, 1 और 2, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय, क्योंकि इसमें एलिमेंट फिक्स है ना बउआ। इसको सोल्व करो, निकालो, आ जाएगा फिक्स। फिर कह रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जिसमें x जो है नेचुरल नंबर है, ठीक है, वो नेचुरल तो आ ही जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका स्क्वायर निकालेंगे जब तो x बराबर रूट के 4 हो जाएगा, रूट से अंदर निकलेगा 2। बताइए परिमित होगा क्या अपरिमित? ये भी परिमित होगा, क्योंकि इसमें तो फिक्स है, एलिमेंट जो भी आएगा वो तो फिक्स ही आएगा ना, इसका अवयव। बिल्कुल। कह रहा है तीसरा में x जो कि एक नेचुरल नंबर है 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 है, चलो ठीक है, बराबर 0 है, तो x बराबर 1/2 करेंगे ना, तो इसका भी तो फिक्स ही ना आ गया, इसका भी अवयव फिक्स ही आ गया कि नहीं? ठीक है, ये भी हो गया हमारा परिमित। इससे ये पता चला कि पहला दूसरा तीसरा क्या है? परिमित है। पहला में भी अवयव फिक्स है, दूसरा में भी अवयव फिक्स है, तीसरा में भी अवयव फिक्स है। चौथा से देखिए, चौथा से क्या कह रहा है? x जो कि x एक नेचुरल नंबर है और x एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन होता है? अभाज्य संख्या होता है 3, 5, 7, 11, ऐसे ऐसे चलते जाता है। ये है हमारा एलिमेंट। अब बताओ, अभाज्य संख्या जरूर है, इसमें नेचुरल नंबर था, तीनों में नेचुरल नंबर था, लेकिन फिक्स था। इसमें x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 यहीं तक नेचुरल नंबर था। इसमें x स्क्वायर बराबर 4 यही नेचुरल नंबर था, 2x माइनस 1 यही नेचुरल नंबर था। लेकिन इसमें x नेचुरल नंबर है लेकिन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कहाँ तक है बताओ? नहीं बताएगी कहाँ तक है, यानी ये चलते चला जाएगा बहुत दूर तक। अभाज्य संख्या जितना है सब चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। फिर इसमें हम बात करें x जो कि x एक नेचुरल नंबर है लेकिन x एक विषम संख्या है।
कौन कहाँ तक विषम संख्या कोई लिमिट बताया है? नहीं बताया, अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड बताया है यानी अपरिमित हो जाएगा, यानी कि विषम संख्या कौन कौन सा हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे चलते चला जाएगा। तो या तो आप ऐसे आप पहचान सकते हैं, तो याद रखिएगा डॉट डॉट ऐसे लगा हुआ है, इसका मतलब वो जा रहा है बहुत दूरी तक। तो वो और समुच्चय निर्माण विधि से लिखा हुआ रहेगा उसमें कि x x x जो कि x जो है नेचुरल नंबर है और x विषम संख्या है, तो ये अनलिमिटेड जाएगा। अनलिमिटेड जाएगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय। लिमिटेड रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय। याद रहेगा? हाँ या ना? याद रहेगा या नहीं? बिल्कुल याद रहेगा, याद रखिएगा, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बताइए इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत है आपको? इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रकार का दिक्कत लग रहा है? नहीं लगेगा दिक्कत। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। बताइए इसमें अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक एक टॉपिक को हम लोग समझेंगे, बनाएंगे इस चीज़ को। अब जो है यहाँ से हम एक छोटा सा चीज़ करते हैं कि इस पूरे सेट को हम लोग 2 वीडियो में बांट देते हैं। ये था हमारा वीडियो नंबर 1 जिसको आप लोग देख चुके हैं। इसका एक और वीडियो आएगा सेट का, वीडियो नंबर 2। बस 2 ही वीडियो में पूरा सेट कंप्लीट, ठीक है। आधा हम बता चुके हैं, आधा और बताना है। तो पहला वीडियो में हम आधा बता चुके हैं, सेट का आधा फॉर्म, आधा हम दूसरा वीडियो में बताएंगे। आप पहला वीडियो देख लीजिए, समझ में आया कि नहीं बताइए, कमेंट का जरूर कीजिए। और दूसरा वीडियो भी आप देख लीजिएगा जा करके, तो पूरा अच्छा से सेट क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगा।